आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 2 दिन की राहत के बाद लगा झटका। डीजल में 35 से 38 पैसे और पेट्रोल में 34 से 35 पैसे तक हुआ इजाफा। वहीं दिल्ली में पेट्रोल 90.83 रुपए हुआ महंगा। पश्चिम बंगाल के आईआईटी खड़गपुर में 66वां दीक्षांत समारोह और वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी करेंगे संबोधित। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में जिलेटिन स्टिक से हुआ बड़ा धमाका। हादसे में 6 लोगों की मौत, एक घायल। रेड के डर से नष्ट करने की कर रहे थे कोशिश। बिहार के कटिहार में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और कार के बीच हुई टक्कर और 6 की मौत, 3 घायल। कुर्सेला की NH-31 की घटना। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बता दें आपको कि बड़ी खबर मुंबई के पालघर से है, जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर, सरकारी पोल्ट्री फार्म में वायरस मिला है। बड़ी खबर इस वक्त की, बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। और इस बीच 50 मृत मुर्गियों का सैंपल लिया गया था। सभी मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां मुंबई पालघर में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। बता दें आपको कि सरकारी पोल्ट्री फार्म में वायरस मिला है और इस बीच मुर्गियों के सैंपल लिए गए थे। बड़ी खबर इस वक्त की, 50 मृत मुर्गियों का सैंपल लिया गया था। सभी मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई पालघर में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। और वहीं एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ बर्ड फ्लू। सरकारी पोल्ट्री फार्म में वायरस मिला है, वहीं 50 मृत मुर्गियों का सैंपल लिया गया था। बता दें आपको कि मुंबई के पालघर से इस वक्त की बड़ी खबर, सभी मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। और इस बीच मुंबई से पालघर की बड़ी खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सरकारी पोल्ट्री फार्म में वायरस मिला है। 50 मृत मुर्गियों में सैंपल लिया गया था और इस बीच बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। सभी मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई के पालघर से बताई जा रही है, जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई और इस बीच 50 मृत मुर्गियों के सैंपल लिए गए थे। बता दें आपको कि मुंबई के पालघर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सरकारी पोल्ट्री फार्म में वायरस मिला है। 50 मृत मुर्गियों का सैंपल लिया गया था और इस बीच सभी मुर्गियों में बर्ड फ्लू मिला है। बड़ी खबर इस वक्त की मुंबई से पालघर से है, जहां मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। बता दें आपको कि पालघर से इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता असद जुड़ रहे हैं। असद, मुंबई से पालघर में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है और बताया जा रहा है कि 50 मृत मुर्गियों में ये बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? हाँ साधना, जो बर्ड फ्लू के जो सैंपल्स लिए गए थे अभी दो तीन दिन पहले ही लिए गए थे। पालघर के मुख्यालय के करीब में ही बर्ड फ्लू पाया गया। उनके सैंपल जब भेजे गए थे भोपाल, तो भोपाल से उसकी पुष्टि होकर रिपोर्ट भी आ गई है कि पॉजिटिव पाया गया है। और इसी को लेकर पूरे क्षेत्र में खलबली सी मची हुई है साधना। आए दिन ये बर्ड फ्लू की पुष्टियां हो रही हैं और उस बीच सैंपल भी लिए जा रहे हैं। और क्या लगता है आपको कि ये जो घटनाएं हैं ऐसी बढ़ती रहेंगी या फिर कम होती दिखाई देंगी? साधना, देखिए, यहाँ पे अगर ध्यान नहीं रखा गया तो जो बर्ड फ्लू के जो मामले हैं बढ़ने के संकेत नकारे नहीं जा सकते हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में कई पोल्ट्रियां हैं और पोल्ट्रियों में यहाँ जो पशु संवर्धन अधिकारी है, इनके निरंतर जाके दौरा नहीं करते हैं, ये जांच नहीं करते, कहीं कहीं पे जाते हैं।
और कार्यालय में बैठ के ही रिपोर्ट बना के तैयार कर ले। जहाँ जिला पशु संवर्धन अधिकारी है उनका भी ये कहना है कि उनका काफी कम समय है कि वो पूरे जिले का दौरा कर सके, तो इसीलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बर्ड फ्लू के कितने सैंपल और कहाँ पर मिलेंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। जबकि जरूरी है साधना कि इन लोगों ने जाके सैंपल्स लेना चाहिए, हर पोल्ट्री फार्म में जाके इसके सैंपल्स जमा करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है और 2 दिन थोड़ी राहत मिलने के बाद फिर से डीजल की कीमत में 35 से 38 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पेट्रोल की कीमत 34 से 35 पैसे तक बढ़ी है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 90 रुपए के ऊपर पहुंच गई हैं। वहीं दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और इन दोनों शहरों में पेट्रोल की कीमत अपने सर्वोच्च स्तर पर है। बता दें आपको कि दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90.93 रुपए जबकि डीजल का दाम 81.32 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97.34 रुपए व डीजल की कीमत 88.44 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। स्पीड वाला पेट्रोल 94 रुपीज़ क्रॉस कर चुका है, तो सर शायद नेक्स्ट वीक तक या 15 डेज में आपका 100 प्लस हो जाएगा। जिस हिसाब से डेली 25 पैसे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जेब पे असर पड़ रहा है, घर पे भी सबको असर पड़ पड़ेगा। रहा है लोगों की। यस सर, बहुत फर्क पड़ रहा है। जो रेगुलर अपने काम पे जाते हैं व्हीकल से, उनके लिए बहुत ही मुश्किल है रोज पेट्रोल डलवाना। जो पहले कम पैसों में डलवाते थे, हाँ जी सर। आज उनको ज्यादा पैसों में डलवाना पड़ रहा है, कम पेट्रोल मिल रहा है। हाँ जी सर। सर पहले 1000 रुपीज़ में मेरे को अच्छा खासा 13 लीटर का राउंड मिलता था, आज 11.11 मिला है सर। 2 लीटर मतलब अराउंड 25 किलोमीटर हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। बता दें आपको कि बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना का टीका लगने से होमगार्ड की हालत बिगड़ गई है। बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। होमगार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें आपको कि होमगार्ड की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां कोरोना का टीका लगने से होमगार्ड की हालत बिगड़ी गई है। यूपी के बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां होमगार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं होमगार्ड की हालत भी चिंताजनक बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, जहां टीका लगने से होमगार्ड की तबीयत खराब दिखाई दे रही है। वहीं उसकी हालत बिगड़ने से चिंताजनक बताई जा रहा है। बता दें आपको कि यूपी के बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां होमगार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी से बिजनौर की इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कोरोना के टीका लगने से होमगार्ड की तबीयत बिगड़ती दिखाई दे रही है और इस बीच चिंताजनक भी बताई जा रही है। बड़ी खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां यूपी के बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां होमगार्ड की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। कोरोना के टीका लगने से इस होमगार्ड की तबीयत खराब हुई। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां कोरोना का टीका लगने से होमगार्ड की हालत बिगड़ी और हालत बिगड़ने के कारण होमगार्ड की चिंता बताई जा रही है। होमगार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय पांडे जुड़ रहे हैं। अजय, यूपी के बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, जहां कोरोना का टीका लगने से होमगार्ड की तबीयत काफी ज्यादा चिंताजनक बताई जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल साधना जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से कोरोना टीका लग रहा है, लोगों को वैक्सीन लग रही है कि ताकि कोरोना की बीमारी ना फैले, उस तरह से इस होमगार्ड को टीकाकरण करवाया गया था। जैसे इसको लगा है, टीकाकरण लगने के बाद इनकी हालत काफी गंभीर हो गई और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो कि काफी बीमार नजर आ रही हैं ये और अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। अजय, होमगार्ड की स्थिति अब तक की क्या बताई जा रही है?
जी पहले तो बहुत गंभीर हालत थी, अभी फिलहाल सुधार आया है और लगातार डॉक्टर इनको चेक कर रहे हैं और जिला प्रशासन से भी पूरे निर्देश दे दिए गए हैं कि पूरी तरह से इनको देखभाल में रखा जाए और इनके स्वास्थ्य की अधिकतर ध्यान रखा जाए कि ताकि इनको कोई भी कमी ना हो पाए और ये भी पता लगाया जा रहा है आखिर इनकी बीमारी किस वजह से हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मथुरा में किसानों की महापंचायत में शिरकत करेगी और इससे पहले वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों की महापंचायत में शिरकत कर चुकी हैं। बता दें आपको कि किसानों के मुद्दों के जरिए किसान यूपी में अपनी खोई हुई जमीन पाने की कोशिश कर रही है और किसानों की महापंचायत में शिरकत करने से पहले कांग्रेस और प्रियंका गांधी एक तरह से पंचायत और विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकना चाहती हैं और आज प्रियंका गांधी मथुरा के पालीखेड़ा में किसान महापंचायत में शामिल होंगे। पालीखेड़ा को जाट समुदाय का गढ़ माना जाता है। बता दें आपको ये भी कि पंचायत के बाद प्रियंका बांके बिहारी के दर्शन भी करेंगी। देखिए, प्रियंका गांधी जी ने तो पहले से ही उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक रखा है और केंद्र सरकार के खिलाफ फूंक रखा है। जिस तरह 3 काले कानून मोदी सरकार ने बनाए हैं किसानों को बिल्कुल गुलाम बनाने के लिए, उसके विरोध में प्रियंका गांधी जी डट के खड़ी हुई हैं और उन्होंने तमाम किसान महापंचायत कर डाली हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज प्रियंका जी पालीखेड़ा मथुरा ब्लॉक का गांव जो है मंडी समिति के पास पेट्रोल पंप के सामने बाहरी जनसमूह किसान पंचायतों की संबोधित करेंगी और उसके बाद वो श्री बांके बिहारी जी के चरणों में पूजन करेंगी, अर्चना करेंगी और उसके बाद वो दिल्ली निकल जाएंगी। प्रियंका जी के पूजा अर्चना पर विपक्ष हमेशा निशाना साधता है। ऐसा है, विपक्ष में खासतौर से भारतीय जनता पार्टी ने ही भगवान का ठेका नहीं ले रखा है। स्थिति क्या है कि प्रियंका जी हुई या नेहरू गांधी। आज पश्चिम बंगाल के खड़गपुर स्थित आईआईटी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन करेंगे। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के बलरामपुर में निर्मित इस अस्पताल में 650 बेड हैं। अस्पताल के निर्माण में 250 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और आज पीएम मोदी वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे और इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी उपस्थित रहेंगे। बता दें आपको कि शिक्षा मंत्रालय के समर्थन से आईआईटी खड़गपुर ने इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को बनाया है और अस्पताल कई मायने में अहम है और इसमें नवीन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है। अस्पताल में मजबूत बायोमेडिकल क्लिनिक और ट्रांसलेशन रिसर्च और रिमोट डायग्नोस्टिक विकास और बता दें आपको कि टेली रेडियोलॉजी और के साथ ही दवाएं बनाने और वितरण करने का विशेष ध्यान दिया गया है। संस्थान में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के स्नातकोत्तर और डायरेक्ट कार्यक्रमों के अलावा MBBS कार्यक्रम की भी शुरुआत होने की उम्मीद जताई जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है और सोमवार को प्रदेश में कोरोना के 5,210 केस सामने आए। राज्य में बढ़ते कोरोना के खतरे को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं कि अगर कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही जारी रहती है तो फिर से लॉकडाउन पर विचार करना पड़ सकता है। और इस बीच कोरोना के बढ़ते मामले के चलते नागपुर में स्कूल कॉलेज 7 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहीं अमरावती जिले में 1 मार्च तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं बता दें आपको कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अमरावती में आज सुबह 8 बजे से कर्फ्यू लागू हो गया है। कर्फ्यू 1 मार्च सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। जिला प्रशासन के मुताबिक कर्फ्यू के दौरान सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक जरूरी सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। लोग पूरा पालन कर रहे हैं, लोग डरे हुए हैं सब, क्योंकि पिछले 11 महीने से हम सब कुछ यही देखते आ रहे हैं, सहन करते आ रहे हैं। लेकिन अगर पूरा तरह से लागू करना है, आपको लोगों का निकलना बंद करना है, तो जैसा कभी कम्युनल राइट्स वगैरह जो होते हैं तो उस समय जैसे कर्फ्यू लगता है कोई बाहर नहीं निकलेगा, वैसे पूरे पुलिस प्रशासन को बुलाओ, यहाँ पे SRP बुलाओ, बाहर निकले कि डंडे दो, लेकिन पूरा 15 दिन तो भी करो। आप ये दुकानें खोल रखे हैं, बाकी के ऑफिसेस खुले रखे हुए हैं, इससे थोड़ी होगा कर्फ्यू। ये 15 दिन कीजिए आप, क्योंकि कोविड का जो रिकवरी पीरियड है ये 15 दिन का है, 14 दिन का है, तो कम से कम 20 दिन आप पूरा बंद रखिए। अब ये ST महामंडल की बस जा रही है, काय कुछ है ये
आप प्रवासी के लिए बोल रहे हैं कि 50% चाहिए, लेकिन बाकी के दुकान वाले बंद रख रहे हो। उनका भी रोजी रोटी है, तो रोजी रोटी अगर बंद करना है तुम्हारे को, अगर कर्फ्यू, अगर कोरोना को अगर कंट्रोल में करना है तो आपको स्ट्रिक्ट 15 से 20 दिन तक पूरा कर्फ्यू, एक भी लोग बाहर नहीं निकलेगा, एक भी उद्यान शुरू नहीं रहेगा, कुछ शासकीय नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ पुलिस यंत्रणा वहाँ बाहर रहेंगी। क्योंकि हम तो क्या करेंगे, मेडिकल खुला है तो मेडिकल के नाम से हम तो घूमेंगे। लेकिन जो नित्य के काम है लोगों को, जैसे कुछ लोग अकेले हैं, जिनके घर को कोई नहीं है, उनका खाना वगैरह सब बाहर से आता है, तो उनको तो जाना ही पड़ेगा ना, चाय पीने को, दवा लाने को, या फिर उनकी जो रोजमर्रा ज़िंदगी में जो टूथपेस्ट है, ये है वो है, वो लाने को कौन ला के देंगे उनको, जो उनको ऑनलाइन व्यवहार नहीं आता है, तो उनके तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे बहुत अकेले लोग हैं समाज में कि वो अकेले रहते हैं, लेकिन उनको ना इंटरनेट का पता है ना बैंक से। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, अब बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। कोरोना वायरस संक्रमण के देश भर में तेजी से फैलने के साथ ही लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके कारण देश भर में स्कूलों को बंद कर दिया गया था। वहीं अनलॉक की प्रक्रिया के साथ कई राज्यों में स्कूलों को खोला जा चुका है। अब हरियाणा में भी कक्षा 3 से लेकर 5वीं तक स्कूलों को 24 फरवरी से दोबारा खोला जा रहा है। और इस दौरान हरियाणा सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा है कि स्कूल का समय 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगा और ये निर्णय सरकारी स्कूलों के साथ साथ राज्य के निजी स्कूलों पर भी लागू होगा। कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल पहले ही खोले जा चुके हैं। प्रवक्ता ने कहा है कि कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करना जरूरी होगा और पूरे स्कूल को 3 विंगों में विभाजित किया जाएगा। अगर किसी विंग में कोई छात्र कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो उस विंग को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा और पूरे स्कूल को साफ कर दिया जाएगा। और अगर छात्रों के एक से अधिक विंग में कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो पूरे स्कूल को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली के उत्तरी पूर्व जिले में हुए दंगे की 1 साल बीत गया है और फरवरी 2020 में हिंसा के कुछ दिन बाद केजरीवाल सरकार ने पीड़ितों को मुआवजा राशि देने का ऐलान किया था। दिल्ली सरकार से मिले आंकड़ों के मुताबिक अब तक के 26 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा दंगा पीड़ित परिवारों को दिया गया है। बता दें आपको कि दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दंगे में जान गंवाने वालों के 44 परिवारों को कुल 4.25 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है, जबकि हिंसा के दौरान घायल होने वाले 233 पीड़ितों को कुल 1,75,40,000 रुपए का मुआवजा दिया गया है। और वहीं 731 पीड़ितों को उनके घरों में हुए नुकसान के लिए 8,51,27,400 रुपए का मुआवजा दिया गया है, जबकि 1176 दुकानों प्रतिष्ठानों के स्वामियों को 11,28,18,042 रुपए का मुआवजा दिया गया है। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया, जहां पर जिलेटिन स्टिक में ब्लास्ट होने के कारण 6 लोगों की मौत हो गई है। बता दें आपको कि कुछ लोगों ने गैर कानूनी तरीके से जिलेटिन के स्टिक रखे हुए थे। जब पुलिस की रेड के बारे में जानकारी हुई तो इन्हें नष्ट करने की कोशिश की गई और इस दौरान जिलेटिन में धमाका हो गया और 6 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। और इस बीच बताया जा रहा है कि यहाँ सभी खदान के लिए जिलेटिन की स्टिक का इस्तेमाल करते थे। और पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना भी की है। और इस धमाके को लेकर राज्य सरकार ने मंत्री सुधाकर का बयान है कि शव अलग अलग जगह मिले हैं। यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से इन पदार्थों को रखा गया था, लेकिन कानून अपना काम करेगा और दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। वहीं नाटक के
माफ कीजिए, कर्नाटक के मंत्री की ओर से जानकारी दी गई कि खदान क्षेत्र मंच हो रहे हैं और गैर कानूनी काम पर हमारा एक्शन जारी है। ये दुख की बात है कि इस तरह का धमाका हुआ है और सभी की सुरक्षा के लिए प्रतिबंध है, लेकिन गैर कानूनी काम करने वालों पर एक्शन लेते रहेंगे। गुजरात के भरूच जिले में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हुआ है। बता दें आपको कि झंगड़िया में GIDC स्थित केमिकल कंपनी UPL 5 के प्लांट में धमाके के साथ आग लग गई और इस धमाके और आग की चपेट में आई 24 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह 2 बजे धमाके के साथ आग लग गई थी और मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। कंपनी के CM नामक प्लांट में यह दुर्घटना हुई। बता दें आपको कि धमाका इतना प्रचंड था कि उसकी आवाज 15 किलोमीटर तक सुनाई दी और धमाके के कारण आसपास के गांव भूकंप जैसा महसूस हुआ और कुछ गांव में लोग घर से बाहर भी निकल गए थे। UPL कंपनी में धमाके के बाद आग लग जाने से करीब 24 कर्मचारी घायल हुए। उन्हें भरूच और वडोदरा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बता दें कि हालांकि धमाके के कारण अभी तक मामला साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मुंबई के पालघर से इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर पालघर से है। बता दें आपको कि आजाद नगर में गंदगी का अंबार छाया है। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई के पालघर से बताई जा रही है, जहां 2 इमारतों के बीच पानी भर जाता है और इस बीच लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही खबर यूपी के बागपत से है, जहां बटोत कस्बे में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। बता दें कि विवाद चाट की दुकान पर ग्राहक बैठाने को लेकर शुरू हुआ था, जो बीच बाजार में महासंग्राम में बदल गया। दरअसल बटोत कोतवाली क्षेत्र के मेन बाजार में 2 चाट की दुकानें एक साथ बराबर में हैं और सोमवार को यहां ग्राहक बिठाने को लेकर पहले दोनों दुकानदारों में कहासुनी हुई और इसके बाद देखते देखते दोनों पक्षों के दर्जनों लोग लाठी डंडे लेकर आमने सामने हो गए। जबरदस्त संघर्ष हुआ और वहीं लगभग 5 मिनट तक दोनों पक्षों के लोगों में लाठी डंडे से जमकर मारपीट हुई और इस दौरान बाजार में अफरा तफरी फैल गई और इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव में कराया और घटना में शामिल दोनों पक्षों के वहीं बता दें आपको कि घटना में शामिल दोनों पक्षों के लोगों को साथ ले गए। पंजाब के लुधियाना में एक दिन में कोरोना के 47 मामले सामने आए और इनमें से 37 जिले से संबंधित रहे और 10 दूसरे जिलों के थे। बता दें आपको कि शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती 5 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ दिया और इनमें से 3 लुधियाना, 1 जालंधर और 1 अमृतसर का मरीज था। जिले में अब तक 1021 संक्रमितों की मौत हो चुकी है और अब तक 26,707 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बता दें आपको कि 25,559 लोग बीमारी को मात भी दे चुके हैं और इस समय 418 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं ये जो चीज़ें हैं, एक तो ये हैगा कि सब लोगों ने जो है मास्क डालना हैगा, मास्क हमेशा डाल के रखना हैगा जब भी बाहर निकलना हैगा। दूसरा ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है कि सभी ने, और जो है हैंड सैनिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बारी बारी से जो है अपने हाथों को सैनिटाइज करना हैगा और जो है मतलब मास्क और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग ये तो मेंटेन करनी है। इसी वजह से जो हमारी नंबर ऑफ केसेस कम होंगे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ हार्डकोर नक्सली गुड्डू राम कोडियामी को पुलिस ने खुफिया जानकारी के बाद धर दबोचा है। बता दें आपको कि नक्सल विरोधी पुलिस ने मुखबिरों की सूचना पर जाल बिछाकर उस समय गिरफ्तार किया जब वह किसी पहचान वाले के यहाँ ठहरा हुआ था। बता दें कि नक्सलियों के साथ मिलकर गुड्डू ने गढ़चिरौली के कई तालुकों में दहशत फैला रखी थी। पुलिस के ऊपर फायरिंग ऐसे तमाम गुनाहों में गिरफ्तार गुड्डू से पुलिस उसके गिरोह के बारे में जानना चाहती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र का गढ़चिरौली इलाका नक्सलियों के टारगेट पर रहता है और हर साल यहाँ छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस में नक्सलियों के सफाया के लिए टीम का गठन किया है और उसी का परिणाम है कि गुड्डू आज पुलिस की गिरफ्त में है।
के पथक को एक जानकारी मिली थी कि बीजापुर जिला का मिलिशिया दलम का सदस्य गुड्डू राम कुड़ियामी ये आलापल्ली में आने वाला है। इस इंफॉर्मेशन के आधार पे हमने उसको इंटरसेप्ट करके ताबे में लिया और अभी हमने उसको अरेस्ट किया है। उसके ऊपर बीजापुर में काफ़ी सारे गुने दाखिल हैं, मर्डर के, आगजनी के, पुलिस के ऊपर लगाए हुए कई एम्बुश में भी वो शामिल था। उसी तरह हमारे गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में कृष्णापुर यहाँ पर जो आगजनी की गई थी 2020 में, उसमें भी वो आरोपी था। उसी गुने में हमने उसको अटक किया है। अभी और उससे हम पूछताछ कर रहे हैं उसने और कहाँ गुने किए हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र परसवाड़ा में पिछले 6-7 विधानसभा कार्यकाल की बात करें तो यहां 3 बार निर्दलीय विधायक के रूप में कंकर मंजूरे और 1 बार आदिवासी नेता तुर्प सिंह को क्षेत्र की जनता से चुना गया था। और इसके बाद भाजपा से रामकिशोर कावरे, फिर कांग्रेस से मधु भगत और एक बार फिर यहां से कावरे विधायक रहे। बता दें आपको कि कुल मिलाकर यहां जनप्रतिनिधि तो बदले, लेकिन यहां की सूरत नहीं बदली। यहां उत्थान के लिए लाई गई कारगर योजनाएं धरातल पर नजर नहीं आ रही है और सिर्फ औपचारिकता मात्र ही बनकर रह गई है। और वहीं क्षेत्र की समस्याओं की बात करें तो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शासन की सैकड़ों कल्याणकारी योजनाओं के चलाए जाने के बावजूद कहीं न कहीं शासन प्रशासन और विधायक की उदासीनता साफ तौर पर नजर नहीं आ रही है। और आज भी आवास, सड़क, पानी जैसे सुविधाओं के लिए बेगा आदिवासियों को परेशान होना पड़ रहा है। ज़्यादा है 7-8 10 से 12 लोग हाँ। ऐसे हैं जिनका मकान नहीं है। हाँ। और वो लोग अभी कहाँ रहते हैं? जंगल में। जंगल में क्या करते हैं? वो बनाते हैं सुपर टुकना। सुपर टुकना बनाते हैं। हाँ। कब आते हैं वो? हफ्ते के दिन आते हैं, बुधवार के दिन। बुधवार को? हाँ। अच्छा, तो वो लोग फिर कहाँ रहेंगे? उनका अपना घर है? नहीं। उनका भी नहीं घर? नहीं है। कुछ लोगों का तो होगा। हाँ, कुछ लोगों को है। हाँ हाँ। बरसात में आते हैं, ऐसे एक दूसरे के घर में रहते हैं। ऐसा? हाँ। तो उनके लिए कोई मकान नहीं बना है अभी? नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जिनका मकान टूटा हुआ है? 10-12 लोग रहे। उनका मकान टूटा हुआ है। हाँ। सुमित्रा बाई। अच्छा, कहाँ पर रहते हो? कुकड़ा में रहते हो? हाँ। तो मकान बना है आपका? नहीं। कब से नहीं बना है? कब से पहले से नहीं बनी। कहाँ रहते हो फिर? वाह, टूट गए हमारा मकान। वो है हम झाड़ में। और किसी के घर में दूसरे घर में रह रहा है। पका के खा रहे हैं। दूसरे के घर में रह रहे हैं? हाँ। तो मकान बनाने के लिए आपने ग्राम पंचायत में नहीं बोले? ना। हाँ। अभी तक नहीं बोले? वो तो पाया खोदे, अभी तो बंद था। अभी सच्ची सरपंच का मुंडी बंद था। अच्छा, तो वो लोग आके देखे नहीं? कुछ बताए हैं बनेगा नहीं बनेगा? हाँ, कुछ नहीं बताई ने। अभी शंकर हम कहाँ पका के खाते, छपरी में, पार परछी में। पूरा नाम क्या है? सोनियार बाई। कहाँ, ये यहीं पर रहते हैं आप? हाँ। आपका मकान नहीं है? नहीं। कब से रह रहे हैं? 2 साल हो गए, 2-4 साल। अभी तक मकान नहीं बना? नहीं। तो मकान के लिए आपने शिकायत नहीं की अभी तक किसी को? नहीं। अभी तक नहीं की है? नहीं। ना कोई देखने भी नहीं आया आपको कि ऐसे मकान में रहते हैं? बारिश में कैसे करते हैं? ऐसे रहते हैं। ऐसे ही रहते हो? हाँ। क्या करते हो फिर काम? फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।